जय हिंद दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बैक लाइव क्लास में क्वेश्चन बैंक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे 2020 और 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिहार बोर्ड, उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे भारी होता नहीं है, हर साल क्या करता है वो रिपीट करता है सवाल को, जैसा कि आप देख रहे थे अभी तक हर साल क्या करता है बैक ईयर का ही सवाल को रिपीट कर रहा है। तो बैक उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन बैंक का विशेष तरीके से तैयारी कर लें। हर एक क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कर दिए हैं और अभी जो करेंगे हम लोग 2020 और 21 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था, कन्वर्जन पूछा था कि निम्नलिखित को किस प्रकार बनाएंगे, मतलब ये बोला है निम्नलिखित को किस प्रकार बनाएंगे। पहला सवाल पूछा है कि ये मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड से आप इथेन कैसे बनाएंगे। क्या सवाल पूछा है, मिथाइल आयोडाइड से आप इथेन कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद इथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। पहला ये क्या बोला है, मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड का पहले सूत्र लिख लीजिए। मिथाइल आयोडाइड का होगा क्या, CH3I, ठीक। इससे क्या बोला है बनाने के लिए, ये बोला है बनाने के लिए इथेन। तो इथेन का सूत्र होता है CH3CH3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये बोल रहा है कि इसके लिए हम लोग CH3I को और इथेन में हम लोग मिथाइल आयोडाइड को इथेन में जो परिवर्तित करेंगे, इसके लिए हम लोग को कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ करना है, कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ करना है, कौन सा उत्प्रेरक का यूज़ करना है। तो हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं इसको। या तो हम लोग यहाँ ऊर्ज रिएक्शन लगा सकते हैं या तो हम लोग फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन लगा सकते हैं। तो हम लोग ऊर्ज रिएक्शन लगाएं तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोडियम ड्राई ईथर। क्या लगाएंगे हम लोग, सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब कराते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया, तो उससे क्या बनता है, अल्केन बनता है। और यहाँ देखिए हम आपको बताए थे ऊर्ज रिएक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आयना लगा देना है। आयना जैसे लगाएंगे इसका क्या मिलेगा, आपको डबल मिल जाएगा। देखिए यहाँ आयना है और इसी का नाम होता है क्या, इथेन, ठीक है। आ गया ये समझ में। दूसरा सवाल ये बोल रहा है एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं। क्या पूछ रहा है वो, एसिटिलीन से क्या बनाना है आपको, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो देख लेते हैं, चलिए एसिटिलीन से बनाते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म। कैसे बनाएंगे जरा देखिए ध्यान से। देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इससे बोला है बनाने के लिए CHI3 आयोडोफॉर्म। इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिलीन। तो पहला देखिए एसिटिलीन को करना क्या, प्रोसेस जो हम लोग लगाएंगे, एसिटिलीन को हम लोग अभिक्रिया करा देंगे जल के साथ। शायद आपको पता होगा HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जैसे ही कराते हैं हम लोग को मिलता है अल्डिहाइड। क्या मिलता है, अल्डिहाइड। और हम लोग जानते हैं अल्डिहाइड को जब हम लोग I2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करा देते हैं, यहाँ आयोडीन ले लेंगे I2, तो बन जाता है हम लोग का आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म बनाने के बोला था, आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिटिलीन को जल के साथ अभिक्रिया करा देना है HgSO4 और H2SO4 के उपस्थिति में। इससे बन जाएगा हम लोग का एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। और जब हम लोग एसिटल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, बेस के उपस्थिति में आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आयोडोफॉर्म बनाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का जो होता है वो कुचालक होता है। मतलब ये कि अल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। तो देखिए होता क्यों, ये कुछ यूँ है कि अल्कोहल जो होता है वो जलीय विलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए क्या करता है वो आसानी से अल्कोहल घुल जाता है जल में। लेकिन यहाँ बात करें कि यहाँ कुचालक का हो या फिर सुचालक होने का, तो कुचालक होने का मतलब होता है कि इसका आयंस मिलना चाहिए। चूँकि जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या मिलना चाहिए, आयंस के फ्लो के कारण होता है। तो यहाँ देखिए आयंस से अल्कोहल जो है जलीय विलयन में आयंस का निर्माण नहीं करता है, आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, टूटता नहीं है। ये सिंपल सा इसका काम क्या होता है, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही क्या होता है, ये जल में क्या होता है, विलय होता है। तो सेम कहानी हम लोग लिखे हुए हैं क्या कि क्योंकि अल्कोहल में आयन
नहीं होते हैं। यह जल में केवल क्या करता है, हाइड्रोजन बनाने के कारण विलय होते हैं। इसके वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, इसके वियोजन के कारण नहीं। यही कारण है कि अल्कोहल जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मतलब ये कि अल्कोहल जो जल में घुलता है वो कारण होता है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड, न कि डिसोसिएशन। मतलब अल्कोहल को जब हम लोग जल में डालते हैं तो वो टूटता, आयन में नहीं टूटता है। अगर आयन में वो टूटता तो वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आयन में नहीं टूटने के कारण जो है इसको हम लोग कहते हैं, ये कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला हम लोग का अगला सवाल पूछा था कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर होता है। तो अल्कोहल फिनॉल में क्या अंतर होता है, आपको कोई भी अल्कोहल और फिनॉल का 3 ठो रिएक्शन अगर याद है, इसको कंपैरिजन मतलब एक दूसरे को तुलना करने के लायक 3 रिएक्शन, जो भी अल्कोहल का आपके रिएक्शन पढ़े हुए हैं या फिर जो भी आप फिनॉल का रिएक्शन पढ़े हुए हैं, 3 रिएक्शन को उठाइए, 2-3 रिएक्शन आराम से दोनों तरफ बैठा दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ लिख दीजिए, बस वही उसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इन जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख करके बताएंगे। तो यह NaOH के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता। मतलब अल्कोहल NaOH के साथ में क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जब NaOH जो है क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है, कौन फिनॉल जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉल जब NaOH के साथ में अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो कि आपके साथ में लेकर के आया जब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे, आ रहा था। दूसरा नेक्स्ट है हम लोग का कि यह FeCl3 घोल के साथ में कोई विशेष रंग उत्पन्न नहीं करता। मतलब ये है कि अल्कोहल का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं FeCl3 के साथ में तो ये किसी भी प्रकार का रंग नहीं बनाता है। लेकिन वही अगर फिनॉल का अभिक्रिया अगर हम लोग FeCl3 के साथ में करा देते हैं तो ये रेड कलर में भी बदल देता है या फिर ब्राउन कलर में क्या करता है, सॉल्यूशन को चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा और एक लाइन लिख लेंगे इसमें कि यह लिटमस घोल पर अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लिटमस घोल का जो है जिस कलर का रहेगा वो उसी कलर में वो रहने देगा, कौन, अल्कोहल। लेकिन फिनॉल जो होता है वो फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नहीं होता है, एसिडिक नेचर मतलब अम्लीय नेचर का होता है। इसलिए यह नीले लिटमस को क्या करता है, लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, ये 3 अंतर लिखेंगे, आपको अल्कोहल फिनॉल में अंतर क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट अगला है, क्या होता है जब N-ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि क्या होता है जब N-ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या अभिक्रिया कराते हैं। तो अल्कोहलिक KOH का बात जैसे ही आता है तो हम आपको बताए हुए थे, अल्कोहलिक KOH जैसे ही आएगा आपको ट्रिक लगाना है। कौन सा ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगाना है आपको कि बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर भाग जाओ। किसको बोलेंगे, बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर के भाग जाओ। तो हम लोग देखते हैं, लगाते हैं CH3 CH2 CH2 और Cl। ये हो गया आपका N-ब्यूटाइल क्लोराइड। ये इसको बोला है किसमें परिवर्तित करने के लिए, अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया कराने के लिए। किसके लिए, अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो अल्कोहलिक KOH के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, सॉरी ये हो जाएगा CH2, यहाँ CH2 और ये हो जाएगा Cl, ऐसा, क्योंकि 4 कार्बन का है N-ब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें बताएं। तो देखिए इसकी हम लोग का कौन हो गया, अल्फा कार्बन। ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अल्फा कार्बन, ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो यहाँ से निकलेगा तो देखिए ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बाहर निकल जाएगा क्या, HCl। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रखेंगे कहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन हम लोग, अल्फा से बीटा से निकालेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, किसके साथ में है, क्लोरीन के साथ में, तो बन जाएगा HCl। उसके बाद बाहर क्या निकल जाएगा हम लोग को, प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक है, ओके आगे नेक्स्ट है कि डाईइथाइल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों। देखिए डाईइथाइल ईथर सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, रीजन बताना है इसका। देखिए डाईइथाइल ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु से 2 समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु से दोनों साइड जो है 2 असमान या फिर समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ जो है सोडियम से नहीं का अभिक्रिया करने का मतलब होता है, सोडियम से अभिक्रिया करने का मतलब होता है उसके पास में कोई ना कोई एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, ईथर में क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है और इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं पाए जाने के कारण जो है ये क्या करता है, सोडियम के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। उसी को हम लोग लिखे हुए, चूंकि
चूंकि डाइथाइल ईथर में अल्कोहल एवं फिनॉल के समान ऑक्सीजन से जुड़ा एक सक्रिय हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि डाइथाइल ईथर क्या होता है, सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एकदम आसान सा छोटा छोटा सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है कायरल एवं अकायरल कार्बन क्या होता है। मतलब कायरल सवाल पूछा जाता है कायरल कार्बन क्या होते हैं और या फिर अकायरल कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कायरल कार्बन को समझने का एकदम आसान तरीका है। देखिए कार्बन परमाणु क्या होता है, कार्बन परमाणु अगर अलग अलग एटम या फिर ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कार्बन परमाणु कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड से जो है अलग अलग परमाणु अगर जुड़ा हुआ है, क्या है, अलग अलग परमाणु या फिर समूह जुड़ा हुआ है, तो इससे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। कोई भी दो समूह जो है या फिर दो एटम जो है समान नहीं होना चाहिए, चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग कायरल। वही अगर कोई भी दो एटम या फिर समूह जो है समान होता है तो उसको कहते हैं हम लोग अकायरल कार्बन। ठीक है, उसी को लिखे हुए देखिए किसी अणु का वह कार्बन जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा रहता है, या समूह या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर एटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहा जाता है, उस कार्बन को ही कहा जाता है, अलग अलग समूह या फिर एटम से जुड़ा हुआ कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, किसी अणु का वह कार्बन जो 2 या 2 से अधिक समान समूहों द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब कि एक कार्बन लिए, कार्बन से हम लोग ए इधर ले लिए, बी इधर ले लिए, सी फिर इधर ले लिए ए ही, तो ये दोनों देखिए एटम या फिर ग्रुप क्या होगा, समान होता है। अगर समान होगा तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है अकायरल कार्बन। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला है सवाल मिथेनोइक एसिड एवं इथेनोइक एसिड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड में 2-3 अंतर हुई, कोई भी 2-3 रिएक्शन दिखा देंगे। ठीक है, एक तो हम लोग जानते हैं टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा जानते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों से डिफरेंस दिखा देंगे, और एक होता है एसवीजेड रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे यह टॉलेंस रिएजेंट को अवकृत करता है, मतलब यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता है। आपको याद होगा अल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें भी कौन सा एसिड, उसमें भी कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड क्या होता है, टॉलेंस रीजन को अवकृत करता है, अवकृत कर रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता है। लेकिन वही इसका बात करें कि CH3COH यह जो है टॉलेंस रीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद सेकेंड वाला है कि यह HVZ, ठीक है, HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, और ये HVZ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। HVZ पर अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करने के कारण होता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें जो है दूसरे पोजीशन पर, मतलब कोई कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के पास इसको बोला जाता है अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट भी जरूरी, यहाँ जरूरी होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो HVZ अभिक्रिया नहीं करता है। सॉरी, यहाँ पे मिथेनोइक एसिड, सॉरी यहाँ HCOOH होगा। ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया था CH3COH SCOH। दूसरा इसमें जो है ये क्या करता है, HVZ अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट अगला हम लोग लिख लेंगे कि यह फेलिंग सॉल्यूशन को अवकृत करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को अवकृत करता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके। लेकिन ये जो है एसिटिक एसिड जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला है, इसका IPSC नेम लिखना है। IPSC नेम एकदम आसान सा सवाल पूछा जाता है और शायद सबको आना चाहिए, बहुत आसान सा तरीका। हम लोग देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो हम लोग लिखते हैं इसको N, डाई मिथाइल। अब देखिए 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ, तो लिख लेंगे एथेन, इथेन अमीन। ठीक, दूसरा हम लोग का देखिए एक तरफ है मिथाइल तो लिखेंगे इसको मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है इधर तो लिख लेंगे इसको क्या, इथेन। जहाँ तक इसमें बात करें ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग कर लें 2, 3, तो 2 नंबर पर कौन है, ब्रोमीन है, तो लगाएंगे हम लोग 2 ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, सिंगल बोन AN, और लास्ट में क्या लगाते हैं, अमाइड। रिपीटेड सवाल है, ये भी सवाल क्या किया था पहले भी वो पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्यों। तो ये भी सवाल रिपीटेड है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, और वो जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस में भाग लेने के कारण क्या होता है, ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। जबकि
अल्कोहल में आपको लिखाए थे कि प्लस आई प्रभाव CH3 ग्रुप पाया जाता है, अल्काइल ग्रुप पाया जाता है, और सारा अल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई प्रभाव लगाता है। अगर वैसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा भी तरीका है, जबकि अल्कोहल क्या होता है, H+ आयन निकलने से बना RO- जो होता है वो रेजोनेंस नहीं करता। रेजोनेंस नहीं करने के कारण क्या होता है, ये कम अस्थायी होता है। फलस्वरूप हम लोग बोल सकते हैं फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। यहाँ रीजन दे देंगे हम लोग कि फिनॉल में H+ आयन निकलने से बना फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण ज़्यादा अस्थायी होता है, जबकि अल्कोहल में H+ आयन निकलने से बना RO- आयन में, या फिर उसको बोल सकते हैं अल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस नहीं होने के कारण अल्कोहल में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये फिनॉल जो होता है ज़्यादा अम्लीय होता है। किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, बस इतना से लिखेंगे इसमें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यह अभिक्रिया दे रखा है, एमीन का है, ठीक है, और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं इससे प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CH2 NH3Cl, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। इस वाले में मिलेगा आपको C2H5 NH+Cl। दिक्कत? नेक्स्ट अगला है कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या कहते हैं। ये कोई और रिएक्शन नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन देखिए क्या बोला है, मिथाइल ब्रोमाइड। पहले मिथाइल ब्रोमाइड बना लीजिए CH3Br, इसका अभिक्रिया कराने किसके साथ बोला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ में, सोडियम। शुष्क ईथर मतलब क्या, ड्राई ईथर लगा दिए। बस क्या करना है आपको, यहाँ आयना लगाना है। आयना जैसे ही लगाएंगे क्या बन जाएगा, CH3 इथेन बनेगा। था क्या क्वेश्चन में दम? क्वेश्चन एकदम लल्लू छाप पूछता है। बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बनाते जाना है। नेक्स्ट अगला सवाल है, देखिए सेम सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। देखिए पहले इथाइल एसीटेट बनाने आपको आना चाहिए। CH3 C+O CH3, सॉरी यहाँ हो जाएगा C2H5, ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट का क्या करना है हमको, जल के साथ हमें अभिक्रिया कराना है। अब देखिए जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे इसका, तो देखिए जल टूटेगा किस में, H+OH- में, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या टूटेगा, ये नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए इस पर किसको जोड़ेंगे हम लोग, OH- को, तो ये बन जाएगा CH3 C+O। इस कार्बन पर जाकर के कौन ऑक्सीजन पर जाकर के कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, और OH किससे जुड़ेगा जाकर, इससे बन जाएगा C+OH, और फिर इधर वाला बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, मतलब एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनेगा क्या, इथाइल अल्कोहल। आ गया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट अगला देखिए, अगला पूछा कि IPC नेम वाले यौगिक का क्या बनाना है आपको, संरचना बनाना है। संरचना बनाना है, ये भी रिपीटेड सवाल है। पहला देखिए, पहला वाला का संरचना देखिए कितना अच्छा होगा। क्या बोला है, ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो पहले 4 कार्बन बना लीजिए, CH3 CH, यहाँ पे लगा दीजिए OH, CH2 CH3, पहला वाला का हो गया। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल, 2 नंबर पर अल्कोहल है। दूसरा वाला का बोला है NN डाइमिथाइल मिथेनामीन बनाइए, NN डाइमिथाइल मिथेनामीन बनाइए। एकदम आसान है, देखिए CH3, ये हो जाएगा N, देखिए ये हो जाएगा N, फिर हो जाएगा CH3 और ये CH3। इसी का जब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल इथेनामीन, क्या लिखा है, मिथेनामीन। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। दूसरा है 2 एमिनोटोल्यूइन, ये भी देखिए एकदम आसान है। 2 एमिनोटोल्यूइन को बना लेंगे हम लोग। पहले तो टोल्यूइन आपको पता होना चाहिए, CH3 यहाँ लगा लीजिए NH2, क्या हो जाएगा, 2 एमिनोटोल्यूइन। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आ गया यहाँ तक समझ में एकदम आपको? अगला सवाल पूछा है कंप्लीट करें मतलब ये रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। देखिए क्या बोला है, ये इथीन है, तो इथीन का बोल रहा है ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O। ठीक है, दूसरा का 4Al + 3O2 का अभिक्रिया कराएंगे तो ये मिलेगा 2Al2O3।
ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया 2020 और 21 का सवाल। देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे, अब मेन लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग सब क्वेश्चन को करेंगे, जितना भी लॉन्ग है 10 लॉन्ग क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उसी 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।